आज का हमारा विषय है समास। समास व्याकरण का अभिन्न अंग है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में लिखना। दो पदों को मिलाकर के सामासिक पद बनता है। दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं तो समास विग्रह कहते हैं, और दोनों पदों को एक में मिलाकर लिखते हैं तो समास कहते हैं। इस प्रकार समास के 6 भेद माने गए हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 द्विग समास, नंबर 5 द्वंद्व समास तथा नंबर 6 बहुव्रीहि समास। जैसा कि बोर्ड पर लिखा गया है, जैसे नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 तत्पुरुष समास, नंबर 4 द्विगु, द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, यह समास के 6 भेद हो गए। अब नंबर 1 अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास 2 पदों से मिलकर बना है, जिसका पहला पद अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति में यथा शब्द जो है अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है, इसे बिगाड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ये 2 पद होने के बावजूद प्रथम पद अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा उदाहरण है प्रतिदिन। 2 पद हैं, पहला पद अव्यय है। यथोचित, तीसरा उदाहरण है यथोचित। 2 पद हैं, यथा उचित। तो पहला पद अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। चौथा उदाहरण है दिन दिन, दिन दिन। पांचवा है प्रत्येक दिन आदि। इस प्रकार जिस सामासिक पद का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नंबर 2 है नंबर 2 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस सामासिक पद का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील कमल, पहला पद है नील, दूसरा पद है कमल। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें हो गया कर्मधारय समास। और विग्रह करते समय इसमें जहां जो शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो कंफर्मेशन हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि इसमें कर्मधारय समास है। जैसे इसका विग्रह करने पर कि नील कमल हो जो, नील कमल हो जो, तो जो शब्द इसमें लग गया तो निश्चित हो गया कि यहाँ नील कमल में कर्मधारय समास है। इसी प्रकार नीलकंठ,
दो पद है। पहला पद है कंठ की विशेषता बता रहा है कि कंठ नीला है, तो इसका विग्रह करेंगे तो कहेंगे नीला कंठ हो, नीला कंठ हो जो, नीला कंठ हो जो, तो जो शब्द आ गया तो यह हो गया कर्मधारय। लेकिन इसी शब्द को, इसी सामासिक पद को हम बहुब्रीहि समास में भी ला सकते हैं। बहुब्रीहि विग्रह के अनुसार यह बहुब्रीहि समास भी हो जाता है। उसके लिए यदि हम यह लिख दें कि नील कमल या नील या नीले कंठ, नीले कंठ वाला, वाला लगा दिए या जिसका लगा देते हैं तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसलिए यहां पर केवल कर्मधारय समास बताया जा रहा है, इसलिए कर्मधारय समास का ही विग्रह जो लगा कर किया जाता है, इससे कन्फर्म हो जाता है कि इसमें कर्मधारय समास है। नंबर 3 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति के चिन्ह सामासिक पदों के बीच में यदि आता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन जिस विभक्ति का चिन्ह उसमें छिपा होता है उस विभक्ति के नाम से कहते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति का यदि चिन्ह छिपा है सामासिक पद के बीच में तो उसे कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास। इस प्रकार तत्पुरुष समास के चिन्ह के आधार पर 6-7 भाग हो जा रहे हैं। नंबर 1 हमने पहले कहा कि द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के चिन्ह छिपे होते हैं। जैसे नंबर 1 रामम आश्रित, विग्रह करेंगे तो होगा राम के आश्रित। लेकिन संस्कृत में राम के न लिख करके लिखेंगे राम को आश्रित, राम को आश्रित नियमानुसार। लेकिन इसका जब पुरुष लिखेंगे कि किस पुरुष के अंतर्गत आता है, चूंकि इसमें द्वितीय विभक्ति का चिन्ह छिपा हुआ है इसलिए इसे कहेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। इसी प्रकार अगर से चिन्ह छिपा हुआ है तो तृतीय तत्पुरुष समास, का के चिन्ह छिपा हुआ है तो षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। जैसे बालकस्य पुस्तकम, बालकस्य पुस्तकम, इसमें हो गया षष्ठी तत्पुरुष। क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का चिन्ह का के की लगा है, बालक की पुस्तक, षष्ठी तत्पुरुष। अगर इसी के बाद आता है विद्यालय, पठति, सामासिक पद है विद्यालय पठत और विग्रह करते हो जाएगा कि विद्यालय पठत, विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में पढ़ता है। तो इस अवस्था में इनके बीच में चिन्ह छिपा हुआ है इसलिए इसे कहेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास।
इस प्रकार तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के चिन्ह पाए जाते हैं, इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला समास है चौथा, द्विगु समास। दो पद होते हैं द्विगु समास में। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, दो पद हो गया नव और रत्न। इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे नव रत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह। इसमें मुख्य रूप से समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण है दशानन, विग्रह करेंगे 10 आनन। दस आनन का समूह या 10 मुखों का समूह, यह हो गया द्विगु समास। तीसरा उदाहरण है त्रिकोण, त्रिकोण, दो पद है त्रि और कोण। त्रि संख्यावाची है 3 का और कोण कोण कहलाता है। तो 3 कोणों का समूह, विग्रह करते समय लिखेंगे 3 कोणों का समूह। इस प्रकार इसमें विग्रह में समूह शब्द प्रमुख रूप से आ रहा है और पहला पद जो होता है वह संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब 5वें नंबर पर आता है एक मिनट, चप्पलवा निकाल लेना, खटर मटर है दिया वो थी चप्पलवा। ये कैमरा में देख के पड़ा, ठीक है? कैमरा में मतलब यह है कि सोचा ये कैमरा में देखा था, तो है कैमरा। अच्छा, 5वें नंबर पर आता है द्वंद्व समास। जिस सामासिक पद का दोनों पद प्रधान होता है और बीच में और शब्द छिपा होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे 5वां है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का उदाहरण है नंबर 1 माता पिता। विग्रह करेंगे तो 2 पद है, पहला और दूसरा, दोनों पद की प्रधानता, लेकिन विग्रह करते समय दोनों पद के बीच में जो और शब्द छिपा है वह प्रकट हो जाता है और विग्रह में लिखते हैं माता और पिता। यह और शब्द बीच में छिपा है और इसी माता पिता को एक में जब मिला के लिख देते हैं और शब्द का लोप हो जाता है तो इसे समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप में।
उसी नियम के अनुसार माता पिता संक्षेप में हो गया और विग्रह करने पर हो गया माता और पिता। नंबर 2 है भाई बहन, 2 पद हो गया, पहला और दूसरा। इसी प्रकार से है दादा दादी या मामा मामी या छात्र छात्राएं, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें और शब्द छिपा होता है, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो। जैसे कहा जाए आगरा मथुरा, तो आगरा और मथुरा के बीच में भी और शब्द छिपा है, आगरा और मथुरा। इस प्रकार विग्रह करते समय बीच में और शब्द छिपा होता है जो प्रकट हो जाता है। तो यह हुआ द्वंद्व समास। अब छठे नंबर पर है, जैसा कि पहले बताया गया है, बहुव्रीहि समास। इसमें भी बहुव्रीहि समास में भी 2 पद होते हैं। तो पहला और दूसरे पद के अलावा तीसरे पद की इसमें प्रधानता आ जाती है। तो जहां पहले और दूसरे पद को छोड़कर तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। विग्रह करते समय जिसका या वाला शब्द आ जाता है तो कन्फर्म हो जाता है कि इस सामासिक पद में कौन सा समास है, अर्थात बहुव्रीहि समास है। जैसे दशानन, 10 आनंद 2 शब्द है। 10 शब्द जो है पहला संख्यावाची था, इसलिए इसको द्विग समास भी कहा गया, लेकिन विग्रह के अनुसार 10 मुखों का समूह कहा गया तो वहां तो हो गया द्विग समास। लेकिन यहाँ विग्रह के अनुसार जब यह कहा जाएगा दशानन 10 मुखों वाला शब्द लग गया, तो निश्चित रूप से यह बहुव्रीहि समास हो गया, 10 मुखों वाला। या इसी को विग्रह करते समय यदि लिख दिया गया 10 मुख हों जिसके, 10 मुख हो जिसके, या 10 मुख हो जिसका, जिसके या वाला, जिसका या वाला, जहां पर जिसके या जिसका और वाला शब्द आ जाता है तो वहां समझ लिया जाए कि यहाँ बहुव्रीहि समास है। शब्द वही है जो कर्मधारय समास में रहा, यहाँ द्विग समास में रहा। जैसे कर्मधारय समास में था 10 मुख, या अन्य कोई शब्द ऐसा है जिसका पहला पद विशेषता बतलाता हो। जैसे उसमें बताया गया था नील कंठ, विग्रह किया गया कि नीला कंठ हो जो, तब तो जो लग गया तो हो गया कर्मधारय समास। लेकिन अब यहां विग्रह करने पर नीलकंठ का समास विग्रह होगा तो होगा नीला कंठ या नीले कंठ वाला, नीले कंठ वाला, तो वाला शब्द लग गया तो हो गया बहुव्रीहि समास। इसी का नीलकंठ का विग्रह करेंगे कि नीला कंठ हो जिसका, नीला कंठ हो जिसका, तो जिसका शब्द लग गया तो फिर इसमें हो गया बहुव्रीहि समास। इस प्रकार शब्द वही होंगे लेकिन विग्रह के अनुसार उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यह हुआ समास। यह हमारे व्याकरण का अभिन्न अंग है। समास का अर्थ होता है संक्षेप में, तो संक्षेप में यह समास के नाम बताया गया, समास का विग्रह बताया गया, समासिक पद बताया गया, और फिर अगला हमारा विषय होगा कल के लिए लिंग, वचन और कोई और भी जैसा उचित समझा जाएगा शीर्षक रखा जाएगा।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।